हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड को तो शुरू कर दिया है और आगे आपने मेरे 3 वीडियोस चेक कर लिए हैं। हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 को शुरू किया है, दैट इज टेक्स्ट बुक के अंदर उसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन उसका जो एक्चुअल नेम जो है वो है मोल कंसेप्ट। बच्चों, उसका एक्चुअल नेम है मोल कंसेप्ट। अब ये जो चैप्टर है वो चैप्टर जेडब्ल्यू और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग ने आगे कुछ चीज़ें पढ़ी, लाइक आप लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा मोल्स इन टर्म्स ऑफ वेट, आपने पढ़ लिया है ना। तो एक्चुअली मोल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग वेज है। लाइक आपने मोल्स इन टर्म्स ऑफ वेट पढ़ा, फिर हम लोग मोल्स इन टर्म्स ऑफ आगे पढ़ेंगे क्वांटिटी पढ़ी हमने उससे पहले, ठीक है ना। और अभी हम लोग मोल्स इन टर्म्स ऑफ आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज वॉल्यूम, है ना। चलो बच्चों, तुम यहाँ पर ध्यान दो और बढ़िया से फोकस देना लेक्चर के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, ये है। अब आगे के लेक्चर के अंदर आपको याद होगा कि मैंने आप लोग को बताया था कि भाई जब भी मोल्स इन टर्म ऑफ वेट होता है तो कैसे मेजर करते हैं। सेम वे यहाँ पर भी हम लोग कुछ ऐसी टेक्निक लगाएंगे, लेकिन ये जो मेथड है उसके कुछ लिमिटेशंस है बच्चों। ये जो मेथड है इनके कुछ लिमिटेशंस है। अब ये लिमिटेशंस क्या है पहले हम लोग वो पढ़ेंगे। तो पहला लिमिटेशन इसका क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट लिमिटेशन? दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल टू गैस फेज और वेपर फेज सब्सटेंस। ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ गैस फेज के ऊपर या वेपर फेज के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि वॉल्यूम तो है बट ये लिक्विड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो ध्यान देना, दिस फॉर्मूला इज only applicable on gas phase के ऊपर और बोल सकते हैं वेपर फेज। ये दो ही, बेसिकली तो एक ही फेज हुआ, तो ये एक ही फेज के ऊपर ये वाली फॉर्मूला जो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे वो वहां पर काम आएगा। दूसरी बात है, दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड एक्सपेरिमेंटली एट एसटीपी। ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ एसटीपी पे एप्लीकेबल है, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड एट एसटीपी। बच्चों जरा ध्यान देना, अब ये जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे वो सिर्फ एसटीपी पे एप्लीकेबल है, लेकिन आपको ये तो क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई एसटीपी क्या होता है। तो एसटीपी का फुल फॉर्म होता है दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप इसको केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह पर पढ़ोगे, एसटीपी इक्वेशंस में लिखा होगा, थ्योरीज में लिखा होगा। तो एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये उसका फुल फॉर्म है। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता क्या है, कौन सा टेम्परेचर को स्टैंडर्ड बोलते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो 273 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, दैट इज 273 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। बच्चों हम लोग अभी कितने एटमॉस्फेयर में है, तो अर्थ एक ही है ना, तो उसका एटमॉस्फेयर भी तो एक ही होगा। तो हमारे बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर अभी लग रहा है बच्चों, है ना, उतना ही प्रेशर लग रहा है। अब जरा ध्यान से देखना, हम लोग को मोल्स को कौन सी टर्म में मेजर करना है, तो वॉल्यूम के टर्म्स में। कैसे करेंगे जरा ध्यान देना, तो पे अटेंशन। अब हमारे पास अगर कोई भी लिक्विड है या कुछ भी है या फिर गैस है, अगर वो 1 लीटर है यानी कि उसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा, 1000 ml जितना बनेगा, दैट विल बी अराउंड 1000 ml बच्चों, है ना। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि भाई मेरे पास 2000 ml कोई भी गैस है तो वो कितना लीटर होगा, अगर वो 2000 लीटर ml है तो वो कितना लीटर होगा। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर इसको V ले लेते हैं, ठीक है, V लीटर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर V इज इक्वल टू 2000 ऊपर जाएगा, 2000, ठीक है, इंटू 1 करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, ठीक है। ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, और हमें आंसर मिलेगा 2 लीटर्स। सही है कि नहीं? इस तरह से हमें आंसर क्या मिल गया, 2 लीटर मिल गया, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम में हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, जो पता है उसको रख दिया, जो नहीं पता उसको हमने x ले लिया या v ले लिया, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाकर कैलकुलेट करते हैं। अब याद रखना कि अगर आपके पास कोई भी गैस हो, 1 मोल ऑफ कोई भी गैस अगर आपके पास हो, ठीक है, ऑफ एनी गैस है या फिर आपके पास वेपर है, कोई भी आपके पास गैस या वेपर है और वो 1 मोल है, तो और वो भी एसटीपी पे है, कहाँ है,
एसटीपी पे एट एसटीपी है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका वॉल्यूम होगा दैट इज 22,400 ml। वो गैस का वॉल्यूम होगा 22,400 ml। ठीक है बच्चों, तो चलो ये यहाँ पर हमने अब क्या करेंगे, तो फिर हमें मोल्स फाइंड करना है। तो जरा ध्यान देखना, मोल की फॉर्मूला क्या है, तो n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, जरा ध्यान देना, अगर आपके पास कोई भी गैस का वॉल्यूम के टर्म्स में मोल फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस और वेपर, वॉल्यूम ऑफ गैस या फिर वेपर है, लेकिन कब है, एट एसटीपी। अगर एसटीपी नहीं है तो हम ये वाली फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे 22,400 ml, और ये मान किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। अगर मान लीजिए लीटर्स में है तो यहाँ पर ये n इक्वल टू v लीटर्स में दिया है, डिवाइड बाय आपको क्या करना पड़ेगा 22.4 लीटर करना पड़ेगा, क्योंकि 22,400 ml अगर है, ठीक है, तो कितना होता है, जरा ध्यान से देखो 22,400 ml अगर आपके पास है तो वो बन जाता है 22.4 लीटर्स। कितना बनेगा 22.4 लीटर्स बन जाएगा बच्चों, समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, तो वो कितना बन जाएगा 22.4 लीटर। इसी तरह से करेंगे ना, 1 लीटर बराबर 1000 ml है, तो अगर 22,400 22,400 ml है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो हमें लीटर मिल जाएगा, इस तरह से हमें लीटर मिल गया। तो ये फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी विल एबल टू फाइंड द व्हाट वी विल एबल टू फाइंड द मोल्स इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसके थ्रू अपने को मोल्स फाइंड करना है, तो हम ये वाली मेथड से अप्लाई करेंगे, दैट इज दिस वन। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा ध्यान से, हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर 3 वेज पढ़े कि हाउ कैन वी मेजर द मोल। पहला हमने पढ़ा कि मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, बराबर कि नहीं, कितने मॉलिक्यूल दिए हैं, कितने एटम्स दिए हैं। उसके बाद नंबर 2 हमने देखा दैट इज मोल इन टर्म्स ऑफ, हमने वेट पढ़ा, बराबर कि नहीं, कितना ग्राम दिया है तो वो जितना ग्राम दिया है तो हम लोग उसको मोलार मास या एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं तो हमें मोल्स मिलते हैं। सेम वे अगर मान लो कि हमें कोई भी गैस है या वेपर है और वो गैस या वेपर का मान लो कि भाई उसका आपको मोल्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू इफ वी वांट टू फाइंड, तो हम लोग ये वाली फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ डू वी सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो जरा ध्यान देना। देखो पहले तो हम लोग ये तीन इक्वेशंस जो है उसका बना लेते हैं, एक पूरा एक सिंगल टर्म बनाते हैं, लाइक मोल्स इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज Q डिवाइड बाय क्वांटिटी डिवाइड बाय क्या करते हैं हम लोग, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, एक फार्मूला ये था। फिर अगर वेट के फॉर्म में है, अगर ये तो क्वांटिटी था, अगर वेट के फॉर्म में तो हम क्या करते हैं, वेट इन ग्राम दैट इज मास डिवाइड बाय क्या आएगा, मोलार मास, और बोलते हैं एटॉमिक मास। और तीसरा भी हमारे पास ये था, क्या है, दैट इज v लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर। समझ में आया कि नहीं, ये हमें क्या मिल गए, ये 3 वे से हम लोग मोल्स फाइंड कर सकते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ये वाली जो फॉर्मूला है वो सिर्फ एसटीपी पे एप्लीकेबल है बच्चों, दैट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द एसटीपी। मैं लिखता हूँ यहाँ पर एप्लीकेबल ओनली ऑन एसटीपी या फिर एट एसटीपी कंडीशंस, एट एसटीपी कंडीशंस, ये फिक्स चीज है बच्चों, दिस इज द फिक्स थिंग। ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, ये एसटीपी पे एप्लीकेबल है। अब चलिए ये तीन चीज तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। हमने आगे के ये जो फॉर्मूलास किए उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने ऑलरेडी आगे के प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए थे। अब ये जो तीसरी फॉर्मूला हमने डिराइव की है वो फॉर्मूला के एप्लीकेबल हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवाता हूं, जरा ध्यान देना, पे अटेंशन है। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूं। क्वेश्चन मेरे पास ये है, इफ 11.2 ml मीथेन गैस इज गिवन एज अ सैंपल, जरा ध्यान देना, इफ 11.2 ml ऑफ मीथेन गैस इज गिवन एज अ सैंपल, ठीक है, हमें मीथेन गैस दिया है बट वो 11.2 ml दिया हुआ है, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन एट एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, एट एसटीपी। तो क्या फाइंड करना है हमें, मोल्स। क्वेश्चन ये दिया है फाइंड मोल्स, बच्चों ध्यान देना है ना,
मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? चलो इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। अब ये फॉर्मूला जो दिए उसकी जगह पर हम ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं, दैट इज VmL डिवाइड बाय 22,400 ml। अगर ml में दिया है तो हम ये इस तरह से लिखेंगे, और अगर ml में नहीं दिया तो लीटर में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। या फिर आप ml को लीटर में कन्वर्ट भी कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला। अब जरा ध्यान से देखना हमारा यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो देखो मोल n इज इक्वल टू ml दिया हुआ है, तो VmL कितना है हमारा, ये फॉर्मूला हमारे पास है VmL डिवाइड बाय 22,400 ml आया है ना। तो ये कितना दिया हुआ है VmL, अब जरा ध्यान से देखो 11.22 दिया हुआ है एंड डिवाइड बाय 22,400 ml आया, तो ये भी ml है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना बच्चों, ml तो कट हो जाएगी, है ना, यूनिट तो होते हैं वो कट हो गया यहाँ पर। तो ये कितना आएगा, ये 0.5, ठीक है, 0.5 मिलीमोल आएगा, है ना, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स आए, ठीक है, 0.5 मिलीमोल आएगा। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, समझे कि नहीं, यानी कि इसका आंसर आपके लिए आएगा 0.123 और ये, ठीक है। अब डेसिमल को मैंने 1 पॉइंट यहाँ किसका है, 10⁻⁻1, दूसरा है, तीसरा पॉइंट। इतना याद रखना, डेसिमल जब भी राइट हैंड साइड जाता है तो पावर घटता है। डेसिमल मैं लिखता हूँ यहाँ पर, चलो डेसिमल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, ठीक है ना, सॉरी राइट हैंड साइड, बाय मिस्टेक। अगर लेफ्ट टू राइट जाएगा, यस लेफ्ट टू राइट गया तो पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, पावर विल डिक्रीज। और अगर डेसिमल जो है, अगर डेसिमल है वो राइट टू लेफ्ट गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो पावर क्या होगा, तो पावर जो है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, ये 10⁻0 ही था ना, कुछ भी नहीं। 10⁻0 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही तो होता है। पर ये क्या हुआ, इसका जो डेसिमल है वो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप आ गया। तो क्योंकि वो 3 स्टेप उस साइड गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो पावर जो है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। बट वो कितने स्टेप डिक्रीज हुआ है, तो वो 3 स्टेप्स डिक्रीज हुआ है, 3 पॉइंट तक डिक्रीज हुआ। तो -1, -2 एंड -3 आ गया, घटा ही ना नंबर। -1 से छोटा नंबर -2 होता है, उससे छोटा नंबर -3 होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं बच्चों, जरा ध्यान देना, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, बी अटेंटिव हियर। क्वेश्चन ये है 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन एंड CO2 गैस गिवन एट STP, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 0.5 मोल ऑफ CH4 एंड CO2 गैस आर गिवन एट STP। 0.5 moles of CO2 gas and CH4 gas are given at STP, ठीक है। ये STP पे हमें दिए हुए हैं और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड लीटर्स, फाइंड वॉल्यूम है। अब आप समझ लो कि भाई इसका मिक्सचर होगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। यस, जरा ध्यान देना कि ये जो दोनों गैस है वो मिक्सचर है या फिर अलग अलग है, ये समझ लो। मान लो कि अभी अलग अलग है दोनों गैस, इसके वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे। तो देखो हम लोग के पास ये फॉर्मूला ऑलरेडी, दैट इज n इज इक्वल टू VmL, या फिर अगर लीटर है तो V लीटर डिवाइड बाय करेंगे क्या आएगा, 22.4 लीटर, ठीक है बच्चों, दैट इज 22.4 लीटर। अब हमें क्या दिया हुआ है, ये मोल्स दिया हुआ है, तो ये दिया 0.5 इक्वल टू V लीटर डिवाइड बाय क्या आया, दैट इज 22.4। इसको यहाँ ले जाओ तो क्या आएगा, ध्यान देना, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4 इक्वल टू क्या आया, V लीटर्स आ गया, और ये आ जाएगा 11.2 लीटर, है ना, 11.2 लीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि ये मान लो कि भाई आपने CO2 का फाइंड किया, किसका फाइंड किया, CO2 के लिए फाइंड किया। अब आपको तो ये भी बोला है क्वेश्चन में कि भाई मीथेन का भी फाइंड करो। आप यहाँ पर एक बात को गौर करना कि आपके पास कोई भी गैस हो, अगर उसकी कंडीशन सेम है तो उसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा, ठीक है। याद रखना, मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, नोट एनी गैस एट STP and same conditions have same volume। याद रखना, कोई भी दुनिया का गैस हो, ठीक है, कोई भी दुनिया का गैस हो, अगर वो आधा मोल है और वो STP पे है तो उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स 11.2 ही रहेगा, समझे कि नहीं। और अगर वो 1 मोल है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो सारे गैस अगर 1 मोल है
और एसटीपी के ऊपर है तो उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेटली कितना रहेगा, तो 22.4 जितना रहेगा। यहाँ पर 29.2 तो वो हो जाएगा 22.4। समझेंगे नहीं? समझ में आया? दुनिया में कोई भी गैस ले लो, अगर वो एसटीपी पे है और अगर वो 0.5 मोल है तो उसका वॉल्यूम होगा 11.2। लेकिन अगर कोई भी गैस मान लो कि भाई 1 मोल है, ठीक है, और वो एसटीपी पे है तो उसका वॉल्यूम रहेगा दैट इज 22.4 लीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? दैट इज 22.4 लीटर। हम और भी क्वेश्चंस करते हैं बट आप इसको पहले नोट डाउन कर दीजिए। मैं 5 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप बाद में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 5 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, आप आराम से इसको लिख लीजिए, नो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में हम लोग इसकी नोट्स बना दीजिएगा। मैं जितना भी पढ़ाता हूँ आप चेक करोगे तो टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीज़ें दी नहीं हुई है, बट क्योंकि हमें जेई नीट लेवल के साथ पढ़ना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू प्रिपेयर एंड स्टडी एवरी सिंगल टॉपिक विथ डीप। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देना है यहाँ पर। चलिए और भी क्वेश्चंस करते हैं। 2 क्वेश्चन तो हमने कर दिए, प्रैक्टिस के लिए और भी 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, पे अटेंशन यार। मान लो कि हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, मैं जरा क्वेश्चन कुछ और भी लिखवाता हूँ। 12.044 into 10⁻20 पार्टिकल ऑफ CO2 इज गिवन। ठीक है ना, हमें फाइंड करना है मोल्स। ठीक है, 12.044 into 10⁻20 particles of CO2 are given. Find moles। क्या करना है? फाइंड मोल्स करने हैं उसके। क्या फाइंड करने हैं? मोल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, हम इसमें से वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, साथ में लिखते हैं फाइंड मोल्स, फाइंड वेट एंड फाइंड लीटर भी कर सकते हैं। हम लीटर भी कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? मतलब कि वॉल्यूम, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉल्यूम, हम तीन चीज फाइंड करेंगे, है ना। हमने ये वाली इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। पहले क्या करना है? हमें मोल्स फाइंड करना है, जरा ध्यान से देखना। मोल n इज इक्वल टू क्वांटिटी दी है ना, क्वांटिटी पे वो वाला फॉर्मूला आएगा Q अपॉन Na आएगा। ठीक है, Q कितना दिया है? 12.044 into 10 to कितना है? 20 आया, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? तो होता है 6.022 into 10 to 23। ये काट ये 2 हो जाएगा। ये क्या आएगा? 2 into 10 to -3 आएगा। मतलब क्या हुआ? इट इज 2 मिलीमोल हुआ ना, 2 मिलीमोल आ गया हमारा। क्लियर है कि नहीं? अब ये तो हो गया मोल हमारा। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें वेट फाइंड करना है। तो जरा ध्यान से देखना, वेट क्या होगा? वेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो क्या आएगा? मास, मतलब कि हमें मोल्स फाइंड करना है। ठीक है, सॉरी मोल्स तो मिल गया और हमें क्या दिया? वेट फाइंड करना है। हाँ, ध्यान देना जरा, n इज इक्वल टू, वो वाला फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन एटॉमिक मास, वेट अपॉन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। याद रखना, एटम का एटॉमिक मास होता है और मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है। तो जरा ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, पे अटेंशन हियर। आपको वेट फाइंड करना है, मोल्स मिल गया 2 मिलीमोल, है ना, यानी कि 2 into 10 to -3 इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाय CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? CO2 बोला है तो C + 2 into वो मॉलिक्यूलर मास मैंने आगे बढ़ाया था, कैसे फाइंड करते हैं? तो कार्बन का 12 2 into 16 होगा, तो ये हो जाएगा दैट इज 44 ग्राम पर मोल। इसको रख दो 44 ग्राम पर मोल। ठीक है कि नहीं? और ये तो ऑलरेडी मोल ही है ना, तो इसको इधर ले जाओ, तो 2 into 10 to -3 into 44 ग्राम। ये तो ग्राम, ये तो मोल था ही बच्चों, तो ऑलरेडी मोल था। और ये क्या हो गया? ग्राम पर मोल है, ग्राम पर मोल है। ठीक है कि नहीं? अब इट इज इक्वल टू W ग्राम। पे अटेंशन, ये मोल कट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 88 into 10 to -3 ग्राम्स आ गया आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? 88 into 10 to -3 ग्राम आ गया। अब देखो इसको और आपको सिंपलीफाई करना है, तो 88 डिवाइड बाय क्या करोगे? 1000 करोगे, क्योंकि 10 to -3 यानी कि 1/1000 हुआ। तो कितना आ जाएगा? आप सोचिए खुद से, कितना आएगा? 0.088 ग्राम आ जाएगा आंसर, है ना। 0.088 ग्राम आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? 0.088 तो आएगा, कितना आएगा आंसर? 88 डिवाइड बाय आप 1000 करो, उतना ही आंसर आएगा। इज इट ओके? समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? कमेंट में लिखते रहिएगा यस। सब लोग यहाँ पर ध्यान दो, आगे देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। हम और भी प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखो इसमें हमारा वॉल्यूम बाकी है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए है दैट इज वॉल्यूम इज लेफ्ट। अब इसके
इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? अब वो हम लास्ट वाले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू v लीटर्स डिवाइड बाय 22.4 लीटर आएगा। ठीक है, मोल कितना मिला 2 × 10⁻³ इनटू इसको ऊपर ले जाओ 22.4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? दैट इज v लीटर्स। सब लोग यहाँ पर ध्यान देना, ये कितना आ जाएगा 44.8 क्या है लीटर इनटू 10⁻, मतलब कि ये तो एक्चुअली आएगा 10⁻³ क्या आएगा लीटर आएगा ना। ओके, तो दैट इज आवर वॉल्यूम। अब इसको अगर हमें सिंपलीफाई करना है तो 44.8 डिवाइड बाय हम लोग 1000 करेंगे तो क्या आएगा? जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो दैट विल बी आंसर। तो आप कह रहे थे मैं छोड़ता हूँ, चलो इसका जो आंसर आएगा वो तो आप कर सकते हो, डिवीजन तो कर ही सकते हो ना, डिवीजन में कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ है जिसमें हमने ये पढ़ा कि मोल्स को किस तरह से फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वेट। अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन है दैट इज गैस मोल कैलकुलेशन एक्सेप्ट ए कंडीशन, एसटीपी कंडीशन। लेकिन अगर मान यहां पर हमने ये पढ़ा कि भाई जो वॉल्यूम है उसको हमें लीटर्स में लेना पड़ता है, एसटीपी पे लेना पड़ता है, तभी ये पॉसिबल है। अगर हमने वॉल्यूम को एसटीपी पे लिया है तो ही ये पॉसिबल है। लेकिन अगर एसटीपी कंडीशन ना हो तो हम क्या करेंगे? कौन सी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे? ये भी तो हमें क्लियर होना चाहिए। जब ऐसा होता है कि वॉल्यूम जो है दैट इज नॉट एन एसटीपी, एसटीपी कंडीशन अगर नहीं है तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? हाउ कैन वी सॉल्व इट? चलिए जरा ध्यान से देखना, अगर एसटीपी कंडीशन नहीं है तो उसके लिए हम लोग कौन सी फॉर्मूला डिराइव करेंगे? सब लोग उसके लिए ध्यान देना। ठीक है, ये डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया पर हम लोग को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये चैप्टर नंबर 2 में तो आएगा ही, 3 में आएगा, 4 में आएगा, बट यहाँ पर मैं पहले से पढ़ा था आपको कि ये क्योंकि हमारे को जैसे न्यूमेरिकल होंगे इसमें हमें ये फॉर्मूलास को अप्लाई करना होगा, तो मैं अभी से आपको सिखा देता हूँ। गैस मोल कैलकुलेशन, गैस मोल कैलकुलेशन एक्सेप्ट एसटीपी कंडीशन। अगर एसटीपी कंडीशन ना हो तो क्या करेंगे, है ना? जरा ध्यान दें, एक्सेप्ट एसटीपी कंडीशन। देखो अब उसमें हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, कोई भी आइडियल गैस इक्वेशन, कोई भी आइडियल गैस है तो उसके लिए इक्वेशन होता है PV = nRT, दैट इज PV = nRT होता है। वेयर P क्या होता है? यहाँ पर P होता है प्रेशर, ठीक है, V होता है वॉल्यूम, N होता है मोल्स, R होता है गैस कांस्टेंट, ठीक है, R इज गैस कांस्टेंट, और T होता है टेम्परेचर जिसको हम हमेशा केल्विन में मेजर करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑलवेज इन केल्विन। अब जरा ध्यान देना, हम लोग समझते हैं एक स्टेप के बाद। यहाँ पर अगर आपको मोल्स फाइंड करना है तो N गैस इक्वल टू क्या आएगा? आप ही खुद बताइए, PV/RT आएगा तो हमें मोल्स मिल जाएगा। ये है इक्वेशन नंबर 1, लेते हैं हम इसको। यानी कि ये इक्वेशन से अगर कोई भी गैस एसटीपी पे नहीं है तो हम उसका मोल्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे आया? ठीक है, जरा ध्यान देना, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने रिलेशंस फाइंड करना शुरू किया। मैंने पहला रिलेशन फाइंड किया दैट इज प्रेशर वर्सेस, हमने रिलेशन फाइंड किया है दैट इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से समझना, मान लो कोई भी मैंने कंटेनर लिया है जिसको ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है, और मैंने अंदर गैस के मॉलिक्यूल को भर दिए हैं। अब जरा ध्यान से देखना, हम लोग अलग अलग जो टर्म्स दिए हैं अंदर, वो टर्म्स के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे और फिर पता चलेगा आपको कि भाई ये इक्वेशन आया कैसे। तो आपने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का यहाँ पर रिलेशन दिया। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, हुआ ऐसा, मान लो आपने जब प्रेशर को बढ़ाया, आप जब ऊपर से अंदर यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, अगर अंदर प्रेशर क्रिएट करोगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल सब नजदीक आएंगे, यानी कि मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे तो क्या होगा? तो वहां का जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा। इसका मतलब होता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझे कि नहीं? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और ये थियरी बताना था बाय द बॉयल्स लॉ बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। ठीक है, ऐसा बॉयल का बताना था, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हमारे लिए। अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। मान लो कि भाई आपने क्या किया है, आपने वॉल्यूम, ध्यान देना, आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, वॉल्यूम को चेंज नहीं करना आपको, एज वेल एज आपको मोल्स को भी कांस्टेंट रखना है, आपको मोल्स को भी कांस्टेंट रखना है। आपने क्या किया, जरा ध्यान से देखना, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? आप इस इक्वेशन को देखो, ठीक है, आप इस इक्वेशन को देखो कि भाई यहाँ पर P जो है वहां चला जाएगा ना, ये P है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट हो गया। अब जरा ध्यान से समझिए, आप लोग P को सब्जेक्ट बनाएंगे तो P क्या आएगा? nRT
बाई वी आ गया। अब जरा ध्यान से देखना, जो कांस्टेंट होता है वो तो हट जाता है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और आपने वी भी कांस्टेंट लिया, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। समझ में आ गया? इसका मतलब तो ये होता है कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो प्रेशर भी बढ़ेगा। समझेगा नहीं? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के बीच में क्या होगा, एक आपस में प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है? तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर प्रेशर भी क्रिएट होता है, और ये बताना था गेल्यू-6 लॉ। ये हो गया गेल्यू-6 लॉ, ठीक है? ध्यान देना बच्चों, ये हमारे लिए बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। फिर हम आगे देखते हैं कोरिलेशन। हमने टेम्परेचर पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, जरा ध्यान देना। हमने टेम्परेचर को, यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ाया मैंने तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। अब मैं एक और यहाँ पर ले रहा हूँ रिलेशन, दैट इज मैंने ऐसी कंडीशन में ये किया है कि मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा एंड वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, यानी कि मैंने कहीं से भी यहाँ पर मान लो कोई भी कंटेनर है तो मैंने पूरा पैक कर दिया है, अंदर कोई भी गैस आ नहीं पा रहा है, ठीक है ना? अंदर कोई भी गैस आ नहीं पा रहा, जितना गैस अंदर ऑलरेडी था उतना ही गैस है, मैंने यहाँ से पूरा जो ब्लॉकेज कर दिया, कोई भी इनपुट का रास्ता रखा ही नहीं है बच्चों। तो क्या होगा, जरा ध्यान देना। ऐसी कंडीशन में अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया, ठीक है, ऐसी कंडीशन में अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया है, ठीक है, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर तो क्या होगा, मोल्स भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं? क्या होगा, समझो वॉल्यूम तो जितना कंटेनर है, अब समझिए कि मैंने पहले यहाँ पर ब्लॉकेज कर दिया है। अब जरा ध्यान से देखो, ये कंटेनर को मैं बड़ा नहीं कर रहा हूँ, कंटेनर जितना है उतना ही कर रहा हूँ। अब मैं ब्लॉकेज को ओपन कर रहा हूँ, अब थोड़ी देर के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉकेज को ओपन कर रहा हूँ और गैस के मॉलिक्यूल को डाल रहा हूँ। अब पहले जितना गैस था वो भी इतने में ही था, इतने वॉल्यूम में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, गैस को डालता जा रहा हूँ, गैस को अंदर इंट्रोड्यूस करता जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि वॉल्यूम तो उतना ही है, बट क्या हो रहा है, मोल्स बढ़ रहे हैं और अंदर प्रेशर भी बढ़ेगा। समझे कि नहीं? आप क्या हो रहा है, मैं गैस को डालता जा रहा हूँ तो वॉल्यूम तो इतना ही है, बट उसके मोल्स बढ़ रहे हैं और उसका प्रेशर भी तो बढ़ेगा। आप समझो कि क्लासरूम कोई भी है, उसमें बहुत स्टूडेंट आते जा रहे हैं, तो धक्का मुक्की होगी कि नहीं, प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं? आपके क्लासरूम में पहले 25 बच्चे बैठते थे, अब क्लासरूम वही है, अब मैं और भी बच्चों को एडमिशन दे रहा हूँ, 25 बच्चे और आ गए तो 50 बच्चे हो गए। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, 50 स्टूडेंट्स हो गए तो क्लासरूम तो उतना ही है। समझे कि नहीं? वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है, बट डेंसिटी बढ़ गई, वहां पर क्या हुआ, मोल्स बढ़ गया, प्रेशर भी तो बढ़ेगा, आपस में बैठने की जगह भी कम पड़ जाएगी, वहां पर थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, सोफिस्टिकेशन, मतलब कि वहां पर थोड़ा सा सफोकेशन टाइप होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, प्रेशर बढ़ा यानी कि मोल्स भी बढ़ा है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल हो गया यहाँ पर, ठीक है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल हो गया। अब इन कंडीशन में हम लोग एक काम करते हैं, जरा ध्यान देना, हम लोग यहाँ पर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। अब एक ये लो, इसको नंबर 4 ले लो, ये चारों चार इक्वेशन, एक 2 और 3, ये तीनों की इक्वेशन को मर्ज करते हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, ये आएगा NT/V। समझ में आया कि नहीं? N फिर ये T लिया और नीचे क्या आएगा, V आएगा ना, समझे कि नहीं? क्योंकि ये क्या हुआ, N × T × 1/V हुआ, यानी कि P इज प्रोपोर्शनल टू NT/V हो गया। अब याद रखना, आपको जब भी प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाना होता है तो आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी लगाना जरूरी है। अब आप गौर करिए, यहाँ पर P इक्वल टू लाए, प्रोपोर्शनलिटी की साइन जो है उसको हटाया तो आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग गैस के लिए पढ़ रहे हैं, तो गैस कांस्टेंट डालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं R आएगा, दैट इज NT/V आ गया। समझ में आएगा नहीं? R डाल दिया हमने, तो अब इसको V को वहां ले आओ तो क्या आएगा, PV = nRT। और यही तो है आइडियल गैस इक्वेशन, यही तो है आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में लिखा और इस तरह से मैंने उसको डिराइव किया बच्चों। दिस इज कॉल्ड द आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? चलो एक बार मैं रिवाइज करता हूं कि अगर मान लो कोई भी गैस है और वो एसटीपी पे नहीं है, अगर वो एसटीपी पे होता तो हम ये वाली फॉर्मूलास को अप्लाई करके वॉल्यूम है, मोल है, सब फाइंड करते हैं। लेकिन अगर वो गैस मान लो कि भाई एसटीपी कंडीशन में नहीं है तो हम ये वाली फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, दैट इज पीवी = nRT। अब n को सब बनाएंगे तो उसके मोल्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये I कैसे पढ़ना है वो जानते हैं। तो देखो पहले हमने क्या किया, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का हमने क्या किया, रिलेशन फाइंड किया। अब आप सोचिए आपने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम तो घटेगा ना, एक ही कंटेनर रखा है, अंदर कोई गैस नहीं डाल रहे हो, बराबर। अब आप उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, पिस्टन वगैरह पिस्टन से दबा रहे हो, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हुआ।
दूसरे इक्वेशन में हमने वॉल्यूम एंड मोल्स कांस्टेंट रखा, यानी कि मान लो कि भाई आपने सील कर दिया है, कोई गैस को डाल भी नहीं रहे, यानी कि मोल जितना था उतना ही था, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल तो आपस में टकराने लगेंगे ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वाइब्रेशन मोशन एंड ये सारी चीजें बढ़ने लगती है, उनमें रैंडमनेस बढ़ती है, आपस में टकराएंगे, प्रेशर बढ़ेगा। ये गिब्स लॉ है, ठीक है। तीसरी चीज, अब कंटेनर में आपने क्या किया, पहले तो आपने एंट्री बंद कर दी, अब आपने ब्लॉकेज को खोल दिया और कुछ मॉलिक्यूल को डाला, कंटेनर की साइज जो थी वही रखी, कंटेनर की साइज जो थी वही रखी, बट अब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स बढ़े तो आपस में क्या होगा, टकराएंगे, प्रेशर बढ़ेगा, बराबर के नहीं। क्लासरूम का मैंने एग्जांपल दिया है, तो ये लिया। अब मैंने क्या किया, प्रेशर 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 मैंने कॉमन लिया है पर प्रेशर, जरा ध्यान से लिखना। पहली बार में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम लिया तो 1/, लिया है, ठीक है। फिर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर तो T लिया, एंड यहां पर मोल्स है N लिया। अब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/V आ गया। अब याद रखो कि ये मैथ्स का भी रूल है, फिजिक्स में भी बताया है कि अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी की साइन को निकालना है और इक्वल टू को लाना है तो फिर आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर R लगाया, और R क्या है, इधर R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, क्योंकि हम गैस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये गैस कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब V को वहां ले गया, फिर PV इक्वल टू है ना, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। और यही इक्वेशन से आप लोग कोई भी गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है या मोल फाइंड करना है, पर वो एसटीपी कंडीशन में नहीं है तो आप कर सकते हो इसको। चलो बच्चों, तो फिर ये हम लोग ने यहाँ पर PV इक्वल टू nRT का इक्वेशन जो था, दैट इज गैस मोल कैलकुलेशन एक्सेप्ट एसटीपी कंडीशन कंप्लीट किया है बच्चों। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग R के कुछ वैल्यूज का कैलकुलेशंस करेंगे बच्चों। R के कुछ वैल्यूज का कैलकुलेशन करेंगे, आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ो, जहां पर भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मेहनत करो अच्छी तरह से, इसके रिलेटेड मैं आपको एक वर्कशीट भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आपको स्कूल के थ्रू वर्कशीट भी मिल जाएगी, उसको प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए कंसिस्टेंट हार्डवर्क चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए तो मिलते हैं, टेक केयर एंड गुड बाय बच्चों। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका, ठीक है। चलो बाय एंड टेक केयर।